नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्रों को लेकर के जिसको यदि आप फलित में उपयोग में ले आएंगे तो आपके लिए जो फल कथन होगा वो करना आसान हो जाएगा। या आप अपने कुंडली में भी देख सकते हैं। यदि आप कुंडली नहीं देखते हैं, यदि आप ज्योतिषी नहीं हैं, तो अपने कुंडली में इन योगों को देखिए। यदि आपके कुंडली में ये योग बने हुए हैं तो निस्संदेह आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। अब यहां पे मैं कुछ राजयोगों के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली में योग हैं तो निस्संदेह आपको अच्छा फल मिल रहा होगा और आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन इतना कहने के पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा इसके पहले कि कुंडली में सबसे पहले आप अपने लग्न को देखिए। क्योंकि यदि लग्नेश मजबूत नहीं है, यदि लग्न आपका पाप कर्तरी दोष में है, या लग्नेश यदि आपका पीड़ित है, या लग्नेश यदि आपका 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या आपके लग्नेश पे 2 से ज्यादा पाप ग्रह की 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि है, या आपका लग्नेश जो है वो नीच राशि में बैठा हुआ है, तो निस्संदेह इन योगों के प्रभाव में कमी आ जाएगी। लेकिन यदि आपका लग्नेश उच्च का बैठा है, यदि आपका लग्नेश केंद्र त्रिकोण में बैठा है, यदि आपका लग्नेश उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से, शुक्र से, शुभ बुध से और बृहस्पति से, तो निस्संदेह आपका लग्नेश मजबूत है। मान लीजिए लग्नेश यदि आपका शुक्र से भी दृष्ट हो, चंद्रमा से भी दृष्ट हो, बृहस्पति से भी दृष्ट हो, तो इसका मतलब आपका लग्न अत्यंत ही लग्नेश बलवान है। तो जो लग्नेश बलवान है तो इन योगों का फल आपको श्रेष्ठ मिलेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुंडली में लग्नपति ही जाकर के 6, 8, 12 में बैठ जाए या नीच राशि में बैठ जाए और उसके कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है, तो उसको उसका फल तो मिलेगा लेकिन बहुत श्रेष्ठतम नहीं मिलेगा। तो आप अपने लग्नेश को जरूर आपको ध्यान में रखना है। अब आइए चलते हैं अपने आज के विषय की तरफ। मैंने यहां लिखा है ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें मैंने पहला लिखा है पुरुष के लिए भाग्यशाली योग, महाभाग्यशाली। सिर्फ भाग्यशाली मत कहिए, महाभाग्यशाली ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री होगी जिसके कुंडली में ये सूत्र मिलेंगे। तो सूत्र क्या है? सबसे पहले पुरुष के लिए 4 शर्तें यहां पे लागू होती हैं। क्या क्या? तो दिन में जन्म हो, यानी कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले यदि किसी पुरुष का जन्म हो, साथ ही साथ लग्न उसका विषम राशि में हो। तो लग्न विषम राशि में कब होगा? तो आप जानते हैं कि जब लग्न 1 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, उसके बाद में 5 नंबर में हो, 7 नंबर में हो, उसके बाद 9 नंबर में हो और 11 नंबर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये विषम लग्न में यदि उसका जन्म हो व्यक्ति का, सबसे पहला जो सूत्र है वो क्या है कि जातक का जन्म दिन में होना चाहिए। और वो भी दिन में कब? तो विशेष तौर पे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले का जो समय है उसमें उसका जातक का जन्म होना चाहिए, ये पहला। और दूसरा, उसका लग्न जो है वो विषम राशि में होना चाहिए। तीसरा, लग्न उसका विषम राशि में और सूर्य भी उसके विषम राशि में होने चाहिए। और इन्हीं किसी राशियों में सूर्य जो है व्यक्ति के या जातक के होने चाहिए। और चौथा सूत्र है कि चंद्रमा भी उसका विषम राशि में होना चाहिए, यानी कि लग्न, चंद्रमा और सूर्य ये तीनों विषम राशि में हो और जातक का जन्म यदि दिन में हुआ हो तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है, हर प्रकार के सुखों से युक्त होता है। और स्त्री जातक के लिए क्या सूत्र लागू होता है? तो रात्रि में जन्म हो, स्त्री जातक का रात्रि में जन्म हो और उनका समलग्न हो। समलग्न, अब आप देखिएगा जहां पे यदि यहां पे ये लग्न है, इसको हम लग्न कहते हैं। तो यदि लग्न जो है वो 2 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, 6 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, 10 नंबर में हो और 12 नंबर में, तो ये सम लग्न हो जाएगा। तो जातिका का जो लग्न है वो सम होना चाहिए। रात्रि के समय में जन्म, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। इसीलिए देखिएगा जब आपकी जन्म कुंडली यदि संपूर्ण आप बनवाते हैं तो उसमें सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लिखा रहता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य जो है वो सम
राशि में होना चाहिए और चंद्रमा भी सम राशि में होना चाहिए। माने पुरुष से बिल्कुल विपरीत स्त्री का जन्म यहाँ पे रात में होना चाहिए और चंद्रमा, लग्न और सूर्य ये तीनों सम राशि में होने चाहिए। तब जाकर के ऐसी स्त्री जो होती है ये महाभाग्यशाली होती है। इन चारों में से यदि कोई एक शर्त भी लागू नहीं होता है तो उसका प्रभाव आपको संपूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। ये चारों के चारों जो शर्त हैं वो पूरे होने चाहिए। इसीलिए कहा गया है क्या कि तुला लग्न, कुंभ लग्न, मिथुन लग्न ये श्रेष्ठतम लग्नों में से आता है। क्यों? वो विषम लग्न है। विषम लग्न जो है उस सम लग्न से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहां पे मैं एक दो चीज और बताना चाहता हूं। आप जानते हैं इस विषय को, लेकिन फिर भी इसको जानिए। यदि ये सारी चीजें आपकी कुंडली में है, इसका मतलब आप निस्संदेह जीवन में उन्नति करेंगे और आप भाग्यशाली हैं। क्या? तो चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। अब कैसे होगा तो जरा समझिए। तो चंद्रमा मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां है और बृहस्पति आपकी कुंडली में यदि यहां बैठे हों, बृहस्पति आपकी कुंडली में यहां बैठे हों और बृहस्पति आपकी कुंडली में यहां बैठे हों या चंद्रमा के साथ ही बैठे हों, तब भी इस कुंडली में कहीं भी चंद्रगुरु और यहां पे चंद्रगुरु हो या चंद्रगुरु यहां पे हो या तो फिर बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में बैठे हो, तब गजकेसरी योग का निर्माण यहां पे होता है। और ऐसे जो योग है वो स्त्री और पुरुष दोनों जातकों के लिए समान फल देने वाला होता है। गज मतलब हाथी और केसरी मतलब सोना। ऐसा जातक हर प्रकार के सुखों से समृद्ध होता है और ऐसे जातक के जन्म के बाद उसके पिता का विशेष तौर पे उन्नति होता है। उसके पिता जो है वो विशेष तौर पे जो है समृद्ध हो जाते हैं। तो जब हम किसी बच्चे का डिलीवरी का कोई डेट लेने आता है तो हम इस योग को जरूर देखते हैं कि उसके बच्चे के कुंडली में योग बनने वाला है क्या या बन रहा है क्या गोचर में, तो हम ऐसा दिन उसके लिए सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, चंद्रमा से 6, 8, 12 का बृहस्पति हो तो सकट योग बनता है। चंद्रमा से 6, 8, 12 में बृहस्पति हो तो सकट योग का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होगा सकट योग का? ये ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही खराब योग है। चंद्रमा से बृहस्पति यदि 6 में यहां पे हो, माने 6ठे, 8वें और 12वें में यदि हो तो सकट योग का निर्माण होता है। लेकिन यदि एक और यहां पे क्या बात बोला कि लेकिन चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो तो योग नहीं बनता है। लेकिन चंद्रमा यदि लग्न से केंद्र भाव में हो, केंद्र भाव कौन कौन सा है आप देख लीजिए। लग्न से केंद्र कौन कौन सा होगा? तो ये भाव, ये भाव और ये भाव। यदि हम इसको एक मानेंगे तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है। तो चंद्रमा क्या बोला कि लग्न से चंद्रमा यदि केंद्र में हो तो योग नहीं बनेगा। ये तो ये इतना प्रभावशाली नहीं माना जाएगा। बाकी भाव से यदि 6, 8, 12 में है तो ये माना जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब सकट योग में जन्म में व्यक्ति का क्या होता है? तो सकट योग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो कहीं ना कहीं जीवन में उसके उतार चढ़ाव चलते रहता है। कभी जिंदगी में खूब धनवान हो जाएगा और कभी कभी सारा पैसा चला जाएगा और दरिद्रता की स्थिति उसके जीवन में आ जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि बहुत पैसे वाले हैं, अचानक दिवालिया हो गई और बिल्कुल सब कुछ चला गया और निर्धन हो गए। फिर आगे बढ़े और फिर निर्धन हो गए। माने उनकी जिंदगी में परिस्थितियां एक सान। चंद्रमा का काम क्या है? बढ़ना घटना। तो इस योग में जातक जो है ऊपर नीचे उसका जीवन चलते रहता है। कभी खूब धनवान रहेगा और कभी कभी पाई के लिए मुहताज हो जाता है। सकट योग यदि कुंडली में है ये बहुत बेकार योग है, चंद्रमा से बनने वाला। इसको और बृहस्पति से, तो इसको आपको पूजा करके इस योग की, इस दुर्योग की शांति आपको करवा लेनी चाहिए। अगला, सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग बनता है। सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो अधम योग बनता है। अब सूर्य यदि यहां है और चंद्रमा केंद्र में, सूर्य यदि यहां हो और चंद्रमा जो है क्या बोला कि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में, तो सूर्य मान लीजिए आपके यहां लग्न बैठे हैं और चंद्रमा यदि यहां हो या फिर सूर्य कहीं भी हो। मान लीजिए सूर्य यदि आप एक कुंडली में यहां बैठे हैं तो यहां से जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये वाला भाव। तो सूर्य को लग्न बना लीजिए और चंद्रमा यदि सूर्य से केंद्र में बैठे हैं, चाहे वो किसी भाव में बैठे हो, आप एक कुंडली में यदि सप्तम में ही सूर्य बैठे हो, मान लीजिए 6ठे में सूर्य बैठे हो, तो वहां से आप सूर्य को बीच में लिख लीजिए यहाँ पे
और सूर्य को लिख करके और बाकी ग्रहों को बैठाइए और चंद्रमा यदि केंद्र में आते हैं तो अधम योग बनता है। अब इस योग में जन्मे जातक जो होते हैं उनका क्या होता है, तो वो बहुत ज्यादा धनवान तो नहीं होते हैं, ये एक मध्यम मध्यम योग है जो व्यक्ति को ठीक ठाक जीवन में उन्नति होती है और अपना जीवन उसका ठीक ठाक व्यतीत हो जाता है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, एक मध्यम योग माना गया है इसको, ये भी ठीक माना गया है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। अब एक सूर्य से चंद्रमा यदि तीसरे छठे नौवें 12वें भाव में हो तो वरिष्ठ योग होता है। बड़ा ये समझने वाली बात है, बड़ा बढ़िया। सूर्य से चंद्रमा यदि मान लीजिए, ऐसे समझिए थोड़ा सा, ये मैं अपने आप पे इस चीज को आजमा के देखा हूं। मेरे सूर्य जो है मान लीजिए कुंडली में यहां बैठे थे, यहां पे सूर्य बैठे थे और चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 और चंद्रमा यहां बैठे थे। तो मुझे चंद्रमा की, जब मैंने खुद इस चीज को फील किया है, जब चंद्रमा की दशा मुझे 10 साल चली, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, मुझे जिंदगी में हर चीज जो है बड़े अच्छे से प्राप्त हुआ था। तो चंद्रमा यदि सूर्य से चंद्रमा छठे भाव में बैठे हों, तीसरे में बैठे हों या 9 में बैठे हों या 12वें भाव में भी यदि बैठे हों तब भी ये योग बहुत ज्यादा, हाँ 12वें में बैठे तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं चंद्रमा अस्त मत हो जाए, क्योंकि सूर्य के पास आ जाएंगे 12वें में यदि बैठेंगे तो अस्त हो जाएंगे तो मानसिक प्रताड़ना आपको देंगे, मानसिक रूप से आप परेशान होते रहेंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया योग है और इस योग में उत्पन्न जातक हर प्रकार के सुख से समृद्ध रहता है, धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, जीवन में हर इच्छा उसकी पूरी होती है और हर प्रकार से तो वो सुखी रहता है। तो ये बहुत अच्छा योग माना गया है। अब और भी ज्योतिष में बहुत सारे राजयोग हैं जो मैं निरंतर अब आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा और एक एक करके उन विषयों में आपको बताते रहूंगा। तो ये जो योग मैंने आपको बताया महाभाग्यशाली, अपनी कुंडली में आजमा के देखिए और इन कुंडली में भी अपने इन योगों को देखिए। यदि बृहस्पति चंद्रमा से छठे आठे 12वें बैठे हैं, सकट योग अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति का जीवन में बहुत परेशानियां लेके आता है, बहुत पाई के लिए जातक को तरसा देता है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। तो आप भी अपनी कुंडली को खोलिए और इन योगों को देखिए। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।